हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है अबाउट दी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम होगा, राइट। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम कवर्ड कहाँ पे है? टैक्स के सब्जेक्ट पे, राइट। अब देखो ये होता है क्या, इसको हम शॉर्ट में पीटीएस भी बोलते हैं, राइट। तो हम पीटीएस इसको बोलेंगे। तो पीटीएस होता क्या है, राइट। देखो ये पीटीएस आपका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए होता है। अब देखो टैक्स लायबिलिटी ना तीन टाइप से कवर करा जा सकता है। एक है नॉर्मल टैक्सेशन स्कीम, जबकि हमको पता है ये कैसे होता है आपका स्लैब रेट पे, स्लैब रेट हमको पता है। सेकंड हमारा हो गया ये जो हम पढ़ने वाले आज के प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम पे हो सकता है, राइट। तीसरा है आपका अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अभी नया सेक्शन आया है, सेक्शन 115 जेसी। इसको हम बाद में कभी आने वाला क्लास पे कवर करेंगे, राइट। तो ये जो पीटीएस है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आपका जो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगा ये होगा अंडर दी हेड आपका बिजनेस प्रोफेशन, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, राइट। आपका बिजनेस प्रोफेशन पे बिजनेस पीजीबीपी, राइट, पीजीबीपी। तो कौन से हेड में कवर्ड है आपका? पीजीबीपी, क्योंकि इसमें आपका जो लायबिलिटी जो कंप्यूट करा जाएगा इसमें आपका बिजनेस या फिर आप प्रोफेशनल में इंगेज हो तभी आपका पीटीएस स्कीम फॉलो होगा, समझे। अंडर दी हेड पीजीबीपी, कोई अदर हेड में नहीं। मतलब हाउस प्रॉपर्टी के लिए हाउस प्रॉपर्टी हो, सैलरीज हो, ये सब इसमें कवर्ड नहीं है पीटीएस पे। पीटीएस में कौन सा कवर्ड है? पीजीबीपी। जो आपका बिजनेस हो, प्रोफेशन से जो आपका इनकम आता है वो आपका कवर्ड है, राइट। ये हम आगे पढ़ेंगे क्या कंडीशन है, किस बिजनेस को अलाउड है, आपका किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होता है, राइट। ये हम आगे पढ़ेंगे। वैसे पीटीएस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस क्यों करा? गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा फॉर दी स्मॉल टैक्स पेयर्स, जिनका छोटा किराना शॉप है, जिनका छोटा बिजनेस है, राइट। तो उनके लिए ये पीटीएस स्कीम लाया गया ताकि उनका जो टैक्स बर्डन है उनको टैक्स बर्डन से उनको रिलीफ देने के लिए, राइट। ये पीटीएस स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। तो देखो इस पर तीन सेक्शन है, 44 AD, 44 AE, 44 ADA, राइट। पहले हम पढ़ेंगे 44 AD। देखो ये जो सेक्शन है 44, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले। अब देखो ये जो सेक्शन है ना 44 AD, ये क्या है आपका? ये आपका बिजनेस से रिलेटेड बात करता है। यहाँ क्या ऑल टाइप ऑफ बिजनेस कवर्ड है, हर टाइप ऑफ बिजनेस। एक्सेप्शन क्या है? चार टाइप के बिजनेस को छोड़ के, ये जो चार टाइप का बिजनेस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये चार टाइप का बिजनेस को छोड़ के 44 AD पे हर टाइप का बिजनेस, ऑल बिजनेस दिख रहा है आपको, ऑल बिजनेसेस अदर देन द फॉलोइंग। अदर देन द फॉलोइंग क्या है? पहले तो कोई एसएससी जो आपका हायरिंग, प्लाइंग और लीजिंग ऑफ गुड्स का इसमें कवर्ड है, राइट। जो आपके गाड़ी घोड़ा के बिजनेस में एंगेज्ड है, राइट। पहले तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? जो पर्सन आपका कमीशन या ब्रोकरेज से जिनका बिजनेस है, जिनका कमीशन बेसिस पे या फिर ब्रोकरेज से उनका बिजनेस है। तीसरा हो गया आपका एजेंसी बिजनेस पे। चौथा आपका हो गया स्पेसिफाइड बिजनेस, कोई पर्सन आपका स्पेसिफाइड बिजनेस जो कवर्ड है अंडर सेक्शन 44 डबल है। स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब क्या हो? सॉरी, स्पेसिफाइड प्रोफेशन। स्पेसिफाइड प्रोफेशन मतलब हो गया आपका चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियरिंग, लॉ, इंटीरियर डिज़ाइनर। तो ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका प्रोफेशनल बिजनेस है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लीगल, अकाउंटेंसी, राइट, इंजीनियरिंग, टेक्निकल कंसल्टेंसीज। तो ये सब क्या आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आ जाता है। अब देखो इसमें से जो पहला वाला है हायरिंग, प्लाइंग और लीजिंग ऑफ गुड्स का, ये हम पढ़ेंगे 44 AE पे। ये 44 AE पे कवर्ड है, देख लो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेबल टू बिजनेस ऑफ हायरिंग, प्लाइंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, राइट। और ये जो सेक्शन है 44 A, ये आपका कवर्ड है यहाँ पे 44 AD है। मतलब ये दो सेक्शन है, इसके ये दो आपका कंडीशन है, ये हम अलग से पढ़ेंगे इस पे, करेक्ट। और ये दो बिजनेस तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ऑल बिजनेसेस अदर देन दिस फोर्स, ठीक है, इस पे कवर्ड है 44 AD पे। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ क्योंकि ख़राब लग रहा है देखने में। तो ठीक है ना। तो देखो इसमें आपका कंडीशन क्या होता है? देखो पीटीएस में क्या बोला गया है कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, तो ऑफकोर्स से बात है इसमें कोई मॉनिटरी लिमिट्स होगा, करेक्ट। तो इसमें मॉनिटरी लिमिट क्या है? मॉनिटरी लिमिट है आपका ग्रॉस रिसिप्ट आपका 2 करोड़ या फिर 2 करोड़ होना चाहिए या फिर 2 करोड़ से नीचे होना चाहिए। मतलब क्या? लेस देन इक्वल्स टू 2 करोड़ होगा, करेक्ट। आपका ग्रॉस रिसिप्ट मतलब क्या हो गया? टर्नओवर का बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। टर्नओवर अगर आपका 2 करोड़ या फिर 2 करोड़ से नीचे, तब क्या होगा आपका आप पीटीएस स्कीम में आप फॉल कर सकते हो। आप देखो पीटीएस स्कीम में भी पेमेंट कर सकते हो आप। एनटीएस क्या हो गया? नॉर्मल टैक्सेशन स्कीम, मतलब आप स्लैब रेट के हिसाब से भी आप पेमेंट कर सकते हो। अब देखो अगर आप इस पे फॉल कर रहे हो, मतलब क्या है?
2 करोड़ या फिर 2 करोड़ से नीचे अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट है, राइट, उस केस में क्या होगा आपको, आप पीटीएस से भी आप अपना टैक्सेशन स्कीम का कंप्यूट करोगे एंड एनटीएस से भी करोगे। अब आपका जिससे लोअर आएगा, राइट, उस पर आप टैक्स पे करोगे, सिंपल। पीटीएस से जो आपका पीटीएस और एनटीएस के जो लोअर आएगा उस पर आप टैक्स पे करोगे, सिंपल। और अगर आपका 2 करोड़ से, अगर आपका 2 करोड़ से अगर आपका एक्सीड करता है ग्रॉस रिसिप्ट, टर्नओवर अगर एक्सीड करता है, उस केस में आपको एनटीएस पे, उस केस पे आप एनटीएस के हिसाब से आप अपना टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करोगे, मतलब स्लैब रेट के हिसाब से आप टैक्स दोगे, आप पीटीएस के अंदर फॉल नहीं करोगे। करेक्ट, मेरे ख्याल से अब तक यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ठीक है, ये 4 बिजनेस को छोड़ के हर बिजनेसेस कवर्ड है। आपने पढ़ा कि यहाँ पे किसको पीटीएस स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है, जिनका ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ या फिर 2 करोड़ से नीचे है, राइट, वो पीटीएस स्कीम पे अपना टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर सकता है, राइट। वो क्या करेगा, पीटीएस से भी कंप्यूट करेगा, एनटीएस से भी करेगा। अब जो लोअर आएगा उस पर टैक्स पे करेगा, ठीक है। और अगर 2 करोड़ से ऊपर आया तो अपना एनटीएस पे जाएगा, टैक्स अपना स्लैब रेट पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। देखो, अब आते हैं अपने टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट होगा। ठीक है, ये टैक्स लायबिलिटी क्या बोल रहा है, टैक्स लायबिलिटी हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे। देखो 10% नहीं, ये तो इधर आ गया यार, हाँ ये इधर था, एक सेकेंड। हाँ आते हैं यहाँ, ये आपका टैक्स लायबिलिटी को लेके बोल रहा है। ठीक है, अब देखो टैक्स लायबिलिटी आपका कैसा है इसमें देखो आपका स्लैब रेट कुछ फॉलो नहीं होता, राइट। इसमें स्लैब रेट नहीं है, इसमें आपको फ्लैट आपका ग्रॉस रिसिप्ट या फिर आपका नेट प्रॉफिट पे उस पर आपको पेमेंट होता है, राइट। इसमें क्या, अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ से ऊपर हो तो आप 2 करोड़ या फिर 2 करोड़ से नीचे तो आप एनटीएस पे फॉल करोगे, राइट। आपको कैसे पेमेंट करना है, 8% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट, जितना आपका टर्नओवर है उस पर आपको 8% फ्लैट पेमेंट कर देना, वो आपका टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गया। ठीक है, आपका एनटीएस का बात करें हम। हाँ, दूसरा कंडीशन इसमें क्या है सुनना, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करा, राइट, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक में अगर आपने आपका जो पेमेंट रिसीव्ड हुआ अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड में हुआ, मतलब डीडी पे हुआ है, चेक से हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज से हुआ है, एनईएफटी हुआ है, आरटीजीएस हुआ है, आईएमपीएस से हुआ है, तो इस केस में क्या होगा आपको, मतलब क्या होगा, सिंपल बोल तो अदर देन कैश पेमेंट है, अदर देन कैश पेमेंट अगर आपको रिसीव हो रहा है, राइट, तो उस केस में क्या होगा, आपको 6% ऑफ द ग्रॉस रिसीट आपको पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी। इसमें एक कंडीशन क्या आ जाता है, प्रोवाइडेड आपको रिटर्न फाइलिंग ऑन और बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डेट पे आपको जो पेमेंट रिसीव्ड हो जाना चाहिए। ध्यान से फिर से बोलता हूँ मैं, अगर आपने कैश पेमेंट रिसीव करा, कैश में अगर आपने पेमेंट रिसीव करा, आपका कितना लगेगा, 8% ऑफ द ग्रॉस रिसीट, सिंपल, जितना आपका टर्नओवर है उस पर आपका 8%। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, अगर आपने अदर देन कैश पेमेंट, मतलब क्या, अकाउंट पे चेक से रिसीव करा, चेक से रिसीव करा, अकाउंट पे चेक से, ईसीएस से, हाँ, तो इस पेमेंट में अगर ये मोड पे अगर आपने पेमेंट रिसीव करा, उस केस में क्या होगा, आपको 6% ऑफ द टैक्स देना, 6% आपका टैक्स लायबिलिटी होगा, प्रोवाइडेड कि आपको ऑन और बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डेट आपका अमाउंट रिसीव होना चाहिए। अदरवाइज आपको क्या, आपको 8% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 6%, यहाँ एक बार लिखता हूँ मैं, कंडीशन क्या है 6% का, 6% का कंडीशन क्या, आपको पहले तो नो अदर देन कैश पेमेंट, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, ऐड, हाँ, प्लस, मतलब दूसरा क्या हो गया आपका, ऑन और बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट। अब जो रिटर्न फाइलिंग डेट है हमारा कवर्ड है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, राइट, इस पे आपका कवर्ड है। ठीक है, समझ गए ना। तो अदर देन कैश पेमेंट प्लस ऑन और बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डे आपको क्या लगेगा, 6% ऑफ ग्रॉस रिसीव्ड। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज एनी ऑफ द कंडीशन अगर आपने फॉलो नहीं करा, आपको ये दोनों कंडीशन फुलफिल करा, अगर आपने नहीं करा तो क्या होगा, 8% ऑफ ग्रॉस रिसीव्ड। ठीक है, ये था आपका टैक्स लायबिलिटी आपका पीटीएस में कैसे कंप्यूट होता है। ठीक है, अब आते हैं किसको एप्लीकेबल होता है, किसको नहीं होता है। ये एप्लीकेबल होता है टू इंडिविजुअल को भी, एचयूएफ को भी, पार्टनरशिप को भी। क्या बोला, इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप, मतलब ये कंपनीज और एलएलपी को एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म, ओके, अदर देन एलएलपी एंड कंपनी, राइट। ये था आपका, ठीक है, नेक्स्ट पेज में भी है क्या, हाँ ठीक है। अब ये क्या है ना, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम आने वाले क्लास पे पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे 44A आ जाता है अंडर सेक्शन 44
डबल ए आ जाता है 44, राइट। तो 44 ए भी आ जाता है, मतलब टैक्स ऑडिट हो गया और आपका ये हो गया आपका 44 डबल ए हो गया आपका अकाउंट जो मेंटेन करना पड़ता है। ये हम आने वाला क्लास में मेंटेन करेंगे, ठीक है। इसको अब ये क्या डिसअलाउंस और अलाउंस, इसको हम बाद में करेंगे, इसको रहने देते हैं। अब आते हैं 44A, राइट। सेक्शन 44A पे अभी हम आते हैं। देखना, इसको भी मिटा देता हूँ मैं ना, ठीक है ना। अब आते हैं 44A पे। 44A को समझना भी, 44A क्या बोल रहा था, द पर्सन द एसएससी हु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ हायरिंग, प्लाइंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, उसके लिए 44A में कवर्ड है, राइट। अब देखो इसमें क्या है, ओनरशिप होना ज़रूरी है, ये याद रखना, ओनरशिप ज़रूरी है। मतलब आपने कब पुट्टी यूज़ किया, कब नहीं करा, इसमें 180 डेज़ उससे लेस देन ऐसा कुछ कंप्यूट नहीं होता यार, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आपने ओनरशिप है तो सिंपल, आपने पुट्टी यूज़ नहीं भी करा, आपको क्या होगा, आपका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगा, ठीक है। पुट टू, देखो यहाँ पे लिखा भी है, पुट टू यूज़ नॉट रिलेवेंट, राइट। एसएससी को क्या प्रीवियस ओनर में प्रीवियस ईयर में उसको ओनर होना ज़रूरी है बस, ठीक है। अब आता है कि यार कंडीशन क्या है इसमें, राइट। कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन होने के लिए आपको देखना होगा आपके पास जो व्हीकल्स होना चाहिए, राइट। गुड्स कैरी जो आपका व्हीकल होना चाहिए वो होना चाहिए आपका, राइट, 10 या 10 से नीचे, मतलब क्या, इक्वल्स टू 10 और लेस देन 10, राइट। 10 या 10 से नीचे होना चाहिए, तभी आपको क्या पीटीएस स्कीम में फॉल करोगे। पीटीएस और एनटीएस आप दोनों से कंप्यूट करोगे, आपको जिसमें लोन लगेगा आप उसमें पे करोगे, ठीक है। अगर आपका 10 से ऊपर अगर आपका गाड़ी है, राइट, उस केस में आपको क्या, आप एनटीएस पे फॉल कर दोगे, ठीक है। ये कंडीशन पढ़ लो, इफ द एसएससी डज नॉट ओन्स मोर देन 10 गुड्स व्हीकल देन आइदर ऑप्ट फॉर एनटीएस और पीटीएस, राइट। इफ एक्सीड्स 10 देन एनटीएस, सिंपल, ठीक है। ये था आपका, यहाँ पे भी मैंने लिखा है। अब आते हैं यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करेंगे, इसको देखना, इसी के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ठीक है। डायग्राम मतलब क्या, एक स्ट्रक्चर बनाया, फॉर्मेट। तो हाँ, तो देखो इस पर कैसा कंप्यूट होगा, सुनना एक बात। अब यहाँ पे आपको दो कंडीशन देखना पड़ेगा, देखो 10 गाड़ी तो होना चाहिए, 10 या 10 से कम होना चाहिए, एक सेकेंड, हाँ 10 या 10 से कम होना चाहिए आपका गाड़ी पहले तो, ठीक है। पहले आपको देखना होगा आपका हैवी गुड्स व्हीकल है या फिर अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है। क्या बोला, व्हीकल आपका अगर आपका हैवी गुड्स व्हीकल है या फिर अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है। अब हैवी गुड्स व्हीकल क्या होता है, हैवी गुड्स व्हीकल मतलब जिसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो आपका एक्सीड करता है 12,000 kg से, 12,000 kg से अगर आपका एक्सीड करता है, देखो वेट एक्सीड 12,000 kg, आपको आप उस केस में आपको उस केस में बोला जाता है व्हीकल्स को हैवी गुड्स व्हीकल। अब जो वेट आएगा गुड्स का वो विदाउट लोडिंग ऑफ गुड्स होना चाहिए, राइट। विदाउट लोडिंग ऑफ गुड्स होना चाहिए, गुड्स लोड नहीं होना चाहिए उसमें, राइट। इसलिए उसको बोलता है ग्रॉस व्हीकल वेट या फिर अनलैडेड वेट। यहाँ पे लिखा है ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलैडेड वेट, समझ रहे हो ना। तो विदाउट लोडिंग ऑफ गुड्स होना चाहिए, अनलोडेड होना चाहिए। 12,000 kg से अगर एक्सीड करता है तब हम उसको बोलते हैं हैवी गुड्स व्हीकल, ठीक है। अब अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल तो समझ गए कि 12,000 किलोग्राम से, मतलब केजी से कम होता है, 12,000 kg से कम होता है, राइट। अब इसमें कंप्यूट कैसे करते हैं देखना, इसमें निकालते हैं 1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट पर मंथ, ठीक है, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर ईच गुड्स व्हीकल्स, राइट। अब आ रहा है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ द मंथ मतलब अगर मैं आपको बोलूँ तो आपने अगर मिडिल ऑफ द मंथ भी परचेज़ करा तो आपको फुल मंथ कंसिडर करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपने 15 अप्रैल को व्हीकल को परचेज़ करा, व्हीकल, राइट, आपके पास ये पूरा साल था व्हीकल, ठीक है, आपके पास पूरा साल था, तो आप क्या कंप्यूट करोगे, आप इसको 1 अप्रैल से ही कंप्यूट करोगे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब आप 15 में खरीदो, आप 20 में भी खरीदो ना, 20 में भी खरीदो, आप उसको 1 अप्रैल ही कंसीडर करोगे, मतलब आपका 12th मंथ आपका इस केस में आया, इस केस में 12th मंथ आया। अगर आपने 15 अप्रैल को करा है, 15 मई को करा है, तो आप समझ लो आपका 11 मंथ हो गया पूरा साल के लिए, ठीक है ना, समझ गए शायद ये। तो इस पर ये कंडीशन है, ठीक है, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, देखो मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो परचेज डेट, सपोज आपका व्हीकल का जो परचेज डेट है वो सपोज आपका 20 अप्रैल है, ठीक है, 2019 पकड़ लेते हैं यार, ठीक है, अपना प्रीवियस ईयर पकड़ लेते हैं, 20 अप्रैल है।
आपका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है, हाँ अब देखो ग्रॉस व्हीकल वेट इन टन कैसे नहीं, इसमें बोला 1000 पर टन। अब इन टन कैसे निकलेगा, आपका जितना केजीज है ना उसका डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। सपोज हमारा एग्जांपल है, मान लो हमारा जो गुड्स का जो व्हीकल का वेट है वो सपोज 20,000 केजी है, तो इस केस में क्या होगा, डिवाइड बाय 1000 कर दो, कितना आ गया, 20 टन आ गया ना। ठीक है 20 टन आ गया। नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ कितना मंथ के लिए किया है, 12 महीना है इस केस में। नंबर ऑफ व्हीकल, सपोज हम लोग नंबर ऑफ व्हीकल्स पकड़ रहे हैं इस केस में 4। ठीक है 4, आपका टोटल क्या आ रहा है, आप कंप्यूट कर लो एक बार, एक सेकंड कैलकुलेट। ठीक है 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 4, इस केस में आ गया आपका 960। अब इसको क्या कर दो, बिजनेस इनकम जब आपका कंप्यूट कैसे आएगा, 1000 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 960 आपका आ गया इस केस में। समझे क्या लिखा मैंने, परचेज डेट, ये आपका फॉर्मेट, ये फॉर्मेट से लिखोगे ना यार समझ में आ जाएगा। आपने लिखा परचेज डेट, लिखा इसको यहाँ पे, व्हीकल का जो वेट है, ग्रॉस व्हीकल वेट आपने लिखा कितना केजीज है, आपको क्वेश्चन में ऐसे ही दिया रहेगा इतना केजी है वेट का, आपको टन में कन्वर्ट करना, तो आप 1000 से डिवाइड कर देना, राइट। 20 टन आ गया। नंबर ऑफ मंथ आप कंप्यूट कर लेना, या फिर पार्ट ऑफ द मंथ होगा, पर मंथ होगा, या फिर पार्ट ऑफ द मंथ होगा, आप कंप्यूट कर लेना। नंबर ऑफ जो व्हीकल्स होगा उसको आप लिख लेना, और टोटल यहाँ लिख के 1000 से मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, सपोज 25 जून है ये 19, इस केस में जो आ रहा है 30,000 केजीज है, डिवाइड बाई मैं 1000 करके 30 टन लिख देता हूँ। आपका जो नंबर ऑफ मंथ्स है इस केस में कितना आ गया बताओ तो, इस केस में आपका आ गया 10 आ गया। जून से लेके आपका मार्च तक 10 मंथ हो गया, राइट। नंबर ऑफ व्हीकल्स मान लो आप 5 करता हूँ, राइट, और आपका टोटल आप कर लो ना, 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल्स टू 1500, राइट। 1500 हुआ, तो आप इस केस में क्या करो, इसको आप 1500 प्लस 960 इक्वल्स टू 2460, क्या हो गया आपका होगा कितना 2460, इसको आप मल्टीप्लाइड करो तो आंसर यहाँ लिख दो। ठीक है ये आपका आ गया, ये था इसका फॉर्मेट। ठीक है होप आपको ये समझ में आएगा। ये था आपका हैवी गुड्स व्हीकल के। अब जो अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है वो सिंपल है यार, उसके लिए आपको ऐसा कुछ मत्थाबच्ची नहीं करना है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो आपका आपको कितना अमाउंट ले लेना है, 7500 पर मंथ ले लेना है, और पार्ट ऑफ द मंथ, और इसमें भी आ गया पार्ट ऑफ द मंथ फॉर ईच व्हीकल्स, राइट। 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ करना, आप यहाँ पे व्हीकल वेट, ये कॉलम तो नहीं बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स लिख देना आप, ठीक है, और आपका नंबर ऑफ व्हीकल्स लिख देना, टोटल यहाँ पे लिख देना, और आपका 7500 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, हो गया ये फॉर्मेट, सिंपल। ठीक है आपका ये टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट हो जाएगा। ठीक है अब ये क्या होगा, ये एप्लीकेबल टू ऑल एससीसीज होता है। ठीक है ये एप्लीकेबल होता है टू ऑल एससीज, मतलब कंपनीज बोलो, पार्टनरशिप फर्म बोलो, एलएलपी बोलो, ये सबको एप्लीकेबल है, राइट। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं लास्ट वाले अपना टॉपिक पे, जो आपका 44 AD है। ये बहुत सिंपल है, ये एप्लीकेबल किसको, जो पर्सन जो एंगेज है इन द प्रोफेशन में, जो प्रोफेशन में एंगेज, जो आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एंगेज है। मतलब क्या हो गया, 44 AA में जो कवर्ड है, जो स्पेसिफाइड बिजनेस स्पेसिफाइड प्रोफेशन हमने बोला है, जो चार्टेड अकाउंटेंसीज हो गया, CS हो गया, लीगल अकाउंटेंसी, राइट, इंजीनियरिंग, तो ये सब में जो एंगेज है, जिसका प्रोफेशन ये सब है। अब जो PTS कौन फॉलो कर सकता है, PTS के स्कीम में कौन ऑप्ट कर सकता है, वो हो सकता है आपका जिसका ग्रॉस रिसिप्ट लेस देन या इक्वल्स टू 50 लाख हो, राइट, लेस देन या इक्वल्स टू 50 लाख हो, वो PTS स्कीम में फॉल कर सकता है, राइट। उसका बिजनेस इनकम कैसे निकलेगा, 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट, क्या बोला 50%, फ्लैट 50% ऑफ जितना आपका ग्रॉस रिसिप्ट आ रहा है, राइट, जितना आपका टर्नओवर आया उसका आप क्या करो 50% आप डायरेक्ट मार दो। ये भी क्या है, एप्लीकेबल टू ऑल एससीसीज है, ठीक है, एप्लीकेबल टू ऑल एससीसीज, राइट, एप्लीकेबल टू ऑल एससीसी, यहाँ लिखा नहीं है क्या यार, ये तो एप्लीकेबल टू ऑल एससीसीज, ठीक है। यहाँ क्या लिखा था एक बार पढ़ लेता हूँ, इफ़ पर्सन और मेंटेन, ये हम बाद में आने वाला क्लास पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बात बोला है, तो 44 AA पे कवर्ड है, राइट, नो डिडक्शन। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये तो PTS हो गया। अब PTS में आपको क्या अलाउड है और क्या डिसअलाउड है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। देखो PTS में तो आपको लिख देता हूँ क्या मैं इसको, देखो अंडर जो PTS होता है, अंडर PTS आपको क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है। पहला तो आपको जो ऑल जो आपका एक्सपेंसेस है, राइट, नो अलाउंस और डिसअलाउंस,
ऑफ एक्सपेंस, मतलब कि आपका एक्सपेंस, जो भी आपका एक्सपेंस लग रहा है बिजनेस या प्रोफेशन में, उसका ना आपको डिडक्शन मिलेगा, राइट, ना आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। नो अलाउंस या डिसअलाउंस ऑफ द एक्सपेंसेस, पहला तो ये कंडीशन है। सेकंड क्या है, जो भी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉज है वो आप क्या कर सकते हो इस केस में, आप सेट ऑफ कर सकते हो। कैन बी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस समझ गए होगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इस केस में क्या होगा, बिजनेस का बात करें हम लोग, बिजनेस प्रोफेशन से अगर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड कुछ लॉस है आप सेट ऑफ कर सकते हो, राइट, क्योंकि जो ब्रॉड फॉरवर्ड है, ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, जिस हेड का आपका इनकम है उसी हेड का इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हो, मतलब क्या बिजनेस प्रोफेशन से अगर आपका कोई लॉस है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो, राइट। तीसरा क्या हो गया आपका, जो आपका डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6 से वो आपको अलाउड है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से वो आपको अलाउड है। चौथा क्या हो गया आपका, अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन, वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं। अब अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन मतलब जो आपने पीएल पे अपना डेबिट नहीं करा है, जो अपने पीएल पे अपना डेबिट नहीं करा। अब क्यों नहीं करा जाता है, बिकॉज आपके पास शायद कुछ सरप्लस, जब किसी के पास कुछ सरप्लस इनकम नहीं बचता है तो क्या करता है, डेप्रिसिएशन को वो राइट ऑफ नहीं करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, वो अनऑब्जर्व हो जाता है, राइट। तो इस केस में क्या आपको सेट ऑफ अलाउड नहीं, क्या क्या अलाउड है आपका, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अलाउड है बिजनेस वाला। सेकंड आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अलाउड है, कुछ एक्सपेंसेस आपको अलाउड नहीं है, और आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन ये भी अलाउड नहीं है, ये इस केस का ये है, ठीक है। ये था आपका सेक्शन। और यार और एक चीज़ तो बताना भूल गया, देखो 44 AD में ना एक सेक्शन है 44 AD सबसेक्शन 4। अब 44 AD सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, अगर SSC 44 AD, राइट, 44 AD आप समझ गए कौन सा बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, ये 44 AD। अगर SSC 44 AD पे अपना PTS से अकॉर्डिंग टू द PTS अगर अपना टैक्स कंप्यूट कर रहा है, अपना टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द PTS पे कर रहा है, राइट, उस केस में क्या होगा, उसको PTS 5 साल तक उसको क्या है, ही शैल फॉलो द PTS स्कीम, ही शैल कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। उसको क्या 5 साल तक उसको PTS स्कीम में टैक्स पेमेंट करना है। अगर उसने नहीं करा तो नेक्स्ट 5 ईयर्स से, राइट, जिस साल उसने कंप्यूट नहीं करा PTS से, उसके नेक्स्ट ईयर से वो 5 साल तक उस स्कीम में फिर वो फॉल नहीं कर सकता, इवन दो उसका PTS से उसका टैक्स लायबिलिटी कम आ रहा है, फिर भी वो नेक्स्ट 5 ईयर्स से वो टैक्स लायबिलिटी अपना कंप्यूट नहीं कर सकता अंडर PTS। इसको मैं छोटा सा एग्जांपल से समझे क्या है, तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ, तो देखना सपोज आपने 18-19 ठीक है, आपने PTS को ऑप्ट करा, करेक्ट, इधर से लेके आपको 5 ईयर्स तक तो आपको PTS फिर आपने ऑप्ट कर लिया, तो मतलब समझ लो आप 5 साल तक आपको PTS कंटिन्यू करना। अगर आपने नहीं करा तो नेक्स्ट 5 ईयर्स से, मतलब जिस साल आपने ऑप्ट नहीं करा उस साल, उससे नेक्स्ट साल से लेके 5 साल तक आप PTS स्कीम में अपना टैक्स कंप्यूट नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू द PTS टैक्स नहीं पे कर सकते, राइट। तो 18-19 में आपने PTS स्कीम को ऑप्ट करा, 19-20 को भी आपने PTS से ही पे करा। अब क्या हुआ, 2021 में आपने देखा भाई मेरा तो नॉर्मल पोजीशन से मेरा टैक्स कम आ रहा है तो मैं NTS से दूंगा, तो आपने NTS को ऑप्ट कर लिया, आपने इसको ऑप्ट कर लिया। अब देखो आपने तो 2021, राइट, आपने 2021 को आपने बोला कि भाई मैं तो NTS से दूंगा, ये क्या हो गया आपका, हमारा क्या ये असेसमेंट ईयर है, इसका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर मतलब क्या, सब्सिक्वेंट टू दी असेसमेंट ईयर, राइट, मतलब क्या हो गया 21-22 से लेके यहाँ से लेके 5 ईयर्स तक आप PTS स्कीम फॉलो, PTS में आप कंप्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। ये था आपका स्कीम, क्या बोला, 5 ईयर्स कहाँ थे, 5 ईयर्स कहाँ से होगा आपका, असेसमेंट ईयर, सब्सिक्वेंट टू द असेसमेंट ईयर होगा, सब्सिक्वेंट टू द असेसमेंट ईयर होगा, रिलेवेंट टू द ईयर इन विच द PTS इज नॉट ऑप्टेड, राइट, PTS जहाँ आपने विड्रॉ कर लिया वहाँ से, राइट। क्या बोला, इसमें आपने क्या करा, ये आपका असेसमेंट ईयर था, आपने ऑप्ट नहीं करा ये असेसमेंट ईयर के, उसका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर क्या हो गया, उसका सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर क्या है 21-22, ये आपका क्या हो गया, यहाँ से आपने 5 साल तक आपको ऑप्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देख लो 44-84 शेल फॉलो PTS फॉर 5 ईयर्स, अदरवाइज शेल बी आउट ऑफ द स्कीम फ्रॉम द असेसमेंट ईयर
सब्सिक्वेंट टू द असेसमेंट ईयर इन विच द स्कीम इज़ विड्रॉन, समझे ना, इन विच द स्कीम इज़ विड्रॉन। ये था आपका आज का डिस्कशन पीटीएस का। होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। राइट, अभी जो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे अबाउट सेक्शन 44A डबल है आपका, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बात करते हैं, जो हमको मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं मेंटेन करना पड़ता है, किसको करना पड़ता है, ये हम कंडीशन जो होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में, जो आने वाले क्लास पे देखेंगे। और 44AB जो टैक्स ऑडिट की बात करता है, राइट, इसको भी हम समझेंगे। इसलिए मैं आज के क्लास में नहीं कवर कराया, क्योंकि जो लेक्चर है शायद थोड़ा लंबा हो जाता है, तो मैंने इसलिए कवर नहीं करा। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं। थैंक यू।